इस 2 साल के कार्यकाल को महंगाई, बेहयाई और रुसवाई का कार्यकाल मानता हूँ। महंगाई इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यूपीए 2 का कार्यकाल महंगाई से शुरू होता है। बेहयाई जब मैं कहता हूँ तो कैश फॉर वोट से लेकर के और उसके बाद महंगाई पर जिस तरह से संसद के अंदर सरकार समर्थन जुटा रही थी और अपने को दिखा रही थी कि हम महंगाई पर हम विजय हासिल करने के लिए, महंगाई को बढ़ावा देने के लिए हमारे पास समर्थन है। और भ्रष्टाचार और घोटालों पर जिस तरह की बेशर्मी दिखाई गई, चोरी और सीनाजोरी का माहौल दिखाया गया, तो वो बेहयाई का है। और रुसवाई का जो क्रम श्री मनमोहन सिंह जी ने शर्म एल शेख में शुरू किया, उस रुसवाई के क्रम को जारी रखते हुए, उस परंपरा को जारी रखते हुए इस देश के माननीय गृह मंत्री ने जिस तरह से भारत के इंटरनल सिक्योरिटी और नेशनल सिक्योरिटी जैसे संवेदनशील मुद्दे पर भारत के केस को कमज़ोर किया है और दुनिया में रुसवाई की है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये महंगाई, बेहयाई और रुसवाई का कार्यकाल है और उसी का कीर्तिमान इन 2 सालों में इस सरकार ने बनाया है। और यूपीए सरकार के हर साल निराले हैं, चौतरफा करप्शन है, हर ओर घोटाले हैं। आपने गृह मंत्री का जिक्र किया है, 2G का बोलबाला है आजकल। कनिमोझी गई अंदर, राजा जेल के अंदर गए, तमाम जो उससे जुड़े हुए कंपनियां थी उसके लोग अंदर चले गए। प्रधानमंत्री ने कहा था कि जो साइन अथॉरिटी थी वो वित्त मंत्री ने की थी, उसमें तत्कालीन वित्त मंत्री जो थे वो आज के गृह मंत्री हैं। ये जेल दर्शन कब करेंगे? देखिए, ये अली बाबा की सरकार और 40 चोरों की बारात, दरअसल अली बाबा और 40 चोर का ये पूरा के पूरा खेल है। और पता नहीं कितने 40 चोरों की जमात जेलों में होगी और होना चाहिए, इसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते, क्योंकि जो घोटाले और लूट हुई है वो कोई सामान्य घोटाले और लूट नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री ने तो खुद कहा था, तत्कालीन वित्त मंत्री ने साइन किया था उस कागज पे, उनको दोषी एक तरह से माना था, तो वो फिर जेल के अंदर क्यों नहीं? नहीं, जो भी हमने कहा ना कि ये 40 चोरों की बारात है, कितने 40 चोर अभी जेलों में होंगे। और ये सरकार जो है वो अगर मैं कहने में ऐसा ना हो कि ये सरकार अपना पूरा कार्यकाल करते करते जब इसका अपना 5 वर्षों का वर्षगांठ मना रहे हों, तो इसके जो है वो 90% सरकार के मंत्री और सरकार के अधिकारी जो है वो तिहाड़ जेल में इनके 5 वर्षों के वर्षगांठ का जश्न मना रहे हों। सर, एक चीज और है, जिस तरीके से करप्शन को लेकर शुरू हुआ था, सिविल सोसाइटी ने एक आंदोलन खड़ा किया था, जंतर मंतर में भारी मजमा लगा और फाइनली सरकार को झुकना पड़ा। रामदेव भी उसने कहा हुआ करते, लेकिन रामदेव को सिविल सोसाइटी ने थोड़ा किनारे कर दिया, कहा यहाँ योग नहीं करना है, यहाँ कानून बनाना है। अब बाबा रामदेव खुद 4 तारीख से अनशन पर आ रहे हैं, वो रामलीला मैदान में करेंगे, वो कह रहे हैं उनके साथ 1 लाख लोग अनशन करेंगे। होड़ मची है क्या क्रेडिट लेने की? देखिए, मुझे लगता है कि अनशन करना तो अच्छी बात है और हेल्थ के लिए भी अच्छा है। और बाबा रामदेव जी तो योग गुरु भी हैं और हेल्थ का वो ज्ञान देते हैं, तो निश्चित तौर से इससे लोगों को प्रेरणा मिलेगी। लेकिन मैं नहीं मानता कि इस तरह का कोई देश में हमारे लोकतांत्रिक और संवैधानिक व्यवस्था चरमरा गई हो, या देश में भारतीय लोकतंत्र के प्रति लोगों में घृणा का माहौल पैदा हो गया हो, राजनेताओं के खिलाफ कोई विद्रोह पैदा हो गया हो। अगर ऐसा होता तो अभी 5 राज्यों के चुनाव में लोगों ने झूम झूम कर 80% मतदान किया। और हमारे पास वोट की ताकत की मिसाइल है हर आदमी के पास, और वो उससे उस ताकत से अगर कोई भ्रष्ट है, अगर कोई बेईमान है और ठीक से शासन नहीं कर रहा है, तो उसको उखाड़ फेंकते हैं। जहाँ तक सवाल है होड़ का, तो हो सकता है कि सिविल सोसाइटी में भी कुछ सुपर सिविल सोसाइटी के लोग आ गए हों और वो चाहते हो कि साहब ये क्रेडिट हमको मिलना चाहिए। क्योंकि देखा गया उसमें रामदेव ने आपत्ति उठाई थी कि एक ही परिवार के 2 सदस्य आ गए हैं। उसके बाद जब सिविल सोसाइटी के लोगों ने उनका विरोध कर दिया, तो एक नया उन्होंने आंदोलन की शुरुआत की है। देखिए, ये एक आ गए, दो आ गए, अरे भाई जब हम वकील चुनते हैं, वकील किसी चीज़ के लिए करते हैं, तो वो थोड़ी देखते हैं कि वो किस परिवार का है, उसका क्या बायोडेटा है, क्या, ठीक है आ गए वो ड्राफ्ट बनाने के लिए। ड्राफ्ट कमेटी है, कोई संविधान सभा थोड़ी है। नहीं, बाबा रामदेव तो उसी के बाद अपना आंदोलन अब वो ठीक है, उनका महानता है, मैं उस पर कोई टिप्पणी बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहता। दूसरी चीज़ है, एक राहुल गांधी का काफ़ी बोलबाला है और आज संयोग से राजीव जी की पुण्यतिथि भी है। कांग्रेसी उनके अंदर भावी प्रधानमंत्री देखते हैं और कहते हैं कि उनके जो अस्त नस्त वो काम करने का एक तरीका है, राजीव गांधी से मेल खाता है। आपने राजीव गांधी को भी देखा और राहुल गांधी को भी देखा, दोनों को कहाँ पाते हैं? देखिए, राहुल गांधी जी उत्तर प्रदेश को अपनी ज़मीन बता रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश के लोग बहुत कंफ्यूज हैं कि ये ऑन डिपोटेशन पॉलिटिशियंस जो हैं, चाहे राहुल गांधी जी हों, चाहे दिग्विजय सिंह जी हों, जो उत्तर प्रदेश में घूम घूम करके और अपने को विकल्प बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश को ऑन डिपोटेशन पॉलिटिशियन की ज़रूरत नहीं है, एक चीज़।
दूसरी चीज़, कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी को मैं बिना मांगे एक सलाह देना चाहता हूं कि वो गरीब की झोपड़ी और किसानों के खेत खलिहान को अपने फ़ोटो सेशन का स्टूडियो बनाना बंद करें। उससे किसी तरह का उनको न लाभ होने वाला है, ना उनकी पार्टी को लाभ होने वाला है। अगर वास्तव में वो गरीबों की, कमज़ोर तबकों की, उत्तर प्रदेश के हालात या देश के हालात के प्रति चिंतित हैं, तो केंद्र में उनकी सरकार बैठी हुई है। छोटी छोटी बात पर जो है वो जिसका कोई विषय नहीं होता, आप जो है वो गवर्नर का इस्तेमाल करके जो है वो आप वहाँ की विपक्ष की सरकारों को धमकाते रहते हैं। लेकिन आपके और मायावती के बीच में कौन सी ऐसी डोर है, कौन से ऐसे धागे बंधे हुए हैं जिससे कि आप जो है वो बोलते तो बहुत कुछ है, करते कुछ नहीं। नहीं, दोनों में क्या आप मेल पाते हैं, राजीव गांधी और राहुल गांधी में, क्योंकि आपने दोनों को देखा है? देखिए, राजीव गांधी जी परिस्थितियों के साथ राजनीति में आए थे, और मैं मानता हूं कि राहुल गांधी जी ने जो शुरुआत की अपनी सियासी सफ़र की, राजनीतिक सफ़र की, वो एक परिस्थितियां थी, उन परिस्थितियों में वो आए और उसके बाद उनको जनता ने भरपूर समर्थन दिया, भरपूर सहयोग किया। उसके बाद आपको मालूम है चुनाव में जो बाद में हश्र हुआ। लेकिन राहुल गांधी जी परिस्थितियों के कारण नहीं आए हैं। राहुल गांधी जी उस परिवार का हिस्सा थे जो परिवार की अपने आप को कांग्रेस पार्टी का मुखिया मानता है, कांग्रेस पार्टी का की कोई अपनी खुद की घर की पार्टी मानता है। उस पार्टी के मुखिया है, स्वाभाविक रूप से राहुल गांधी आएंगे, प्रियंका गांधी जी होंगी, उसके बाद उनका बच्चा होगा, उनका बच्चा होगा, उनका बच्चा होगा। तो जो पार्टी श्रीमती सोनिया गांधी के लॉन से शुरू होकर के और राहुल गांधी जी के ड्राइंग रूम में ख़त्म हो जाती हो, तो उसमें राहुल गांधी जी कोई बहुत बड़ा करिश्मा करने वाले हैं या कोई बहुत बड़ा परिवर्तन या कोई बहुत बड़ा, मैं इसमें राहुल गांधी जी में और राजीव गांधी जी में कोई अंतर देखता हूँ? मैं नहीं मानता। राजीव गांधी परिस्थितियों के कारण नेता बने थे और ये डायनेस्टी और इस परिवार के कारण नेता बने। उनको तो आपने प्रधानमंत्री के रूप में 5 साल देखा, इनको महासचिव के तौर पर 3 साल से देखा है। दोनों के काम करने का तरीका कुछ समझ में आता है? इनका काम करने का तरीका जो है वो उन्होंने जो है वो जब परिस्थितियां बनी तो उससे परिस्थितियों के तत्काल बाद उन्हें सत्ता मिली और सत्ता में वो प्रधानमंत्री के रूप में रहे। उन्होंने काम किया जो भी कर सकते थे।